नमस्ते एवरीवन। आज हम क्वेश्चन आंसर इस सीरीज़ में बहू की विदा इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस उसका आंसर कैसे लिखते हैं देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइन्स आर, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। वक्ता जीवनलाल ने प्रमोद की सामर्थ्य को कम क्यों आंका। वक्ता जीवनलाल कमला के भाई प्रमोद तथा उसके मायके वालों की सामर्थ्य को कम आंक रहे हैं। जब जीवनलाल का कहना है कि उसने जितनी अपेक्षा की थी दहेज की, उन्होंने उसकी दहेज की अपेक्षा को पूरा नहीं किया। उनकी बहू कमला और उसके घर वालों ने उन्हें पूरा दहेज नहीं दिया, साथ ही उन्होंने बारात की खातिरदारी भी अच्छे से नहीं की। इसलिए जब कमला का भाई प्रमोद कहता है कि मैंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना दे सकता था उतना दहेज दिया, तब जीवनलाल कहते हैं कि अगर दहेज दिया होता तो वे उनकी बहू को अपने मायके जाने की अनुमति दे देते और प्रमोद के सामर्थ्य को, उनकी परिस्थिति को कम आंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद ने उसे किस चीज़ की अपेक्षा थी और वह पूरी क्यों नहीं हुई। जीवनलाल को प्रमोद से भरपूर दहेज की अपेक्षा थी। उसके साथ ही वे चाहते थे कि उनके बेटे रमेश की शादी में बारात की खातिरदारी भी बहुत अच्छे से हो। अगर उन्हें भरपूर दहेज दिया होता तो वे प्रमोद की बहन को खुशी खुशी मायके जाने देते। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वह पूरी क्यों नहीं हुई। उनकी अपेक्षा इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि प्रमोद जीवनलाल की जैसे एक धनी इंसान नहीं था। उसकी और उसके घर वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे जीवनलाल की इच्छा अनुसार उसे दहेज नहीं दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोपड़ी में रहकर महल से नाता जोड़ने का क्या आशय है, इसका क्या मतलब है। जब प्रमोद ने कहा कि उसने अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें दहेज देने की पूरी कोशिश की थी, इससे पता चलता है कि प्रमोद की आर्थिक परिस्थिति जीवनलाल की जितनी अच्छी नहीं है। यह सुनने पे जीवनलाल उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तो तुम्हें हमारे जैसे धनी इंसान के घर में अपनी बहन का विवाह क्यों किया। उसे अपने ही स्तर के किसी इंसान के साथ अपनी बहन का रिश्ता करना चाहिए था। तब जीवनलाल कहता है कि झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। वक्ता को किस बात का अहंकार है। फोर्थ क्वेश्चन, आंसर इज, वक्ता जीवनलाल है वह एक धनी व्यापारी है। आई रिपीट, वक्ता जीवनलाल एक धनी व्यापारी है। उसे अपने धन संपत्ति का बहुत अभिमान है। इसी अहंकार के कारण उसे लगता है कि उसने अपनी पुत्री गौरी के विवाह में बहुत अच्छे से उसकी शादी करवाई थी और बहुत अच्छा उसने दहेज दिया था। उसे अपने पैसों का बहुत अभिमान है। वे अपने पैसे रुतबे के सामने किसी और अपनी झूठी शान का दिखावा करता है। वह बेटी और बहू में भी भेदभाव करते हैं। क्वेश्चन इज, बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दे पर बेटे वाले की नाक भो सिकुड़ी ही रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन, वक्ता कौन है, उसने यह बात किससे, कब और क्यों कही। सीन याद करने की कोशिश कीजिए। वक्ता जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी है। आई रिपीट, वक्ता राजेश्वरी है। यह बात किसने, कब और क्यों की। यह बात वह जीवनलाल से कहती है। यह बात वह तब कहती है जब उसकी बेटी गौरी को उसके ससुराल वालों ने यह कहकर कि दहेज पूरा नहीं दिया है, यह कहकर उसकी विदा नहीं की। यह बात पता चलने पर राजेश्वरी ये कहती है, जीवनलाल सोचता था
कि उसने अपनी बेटी के विवाह में बहुत दहेज दिया है और उसने उनके गौरी के विवाह में बारातियों का स्वागत भी बहुत शान शौकत से किया था। परंतु जब लड़के वालों की तरफ से ये बात आती है कि दहेज पूरा नहीं दिया, इसलिए उसकी विदाई नहीं हुई, यह सुनने पर जीवनलाल को बुरा लगता है। इसी बात पर राजेश्वरी ये भी कहती है कि बेटे वालों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, उन्हें जितना भी दे दो उतना कम ही रहता है, वे सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। मतलब लालची लोगों की इच्छाएं कभी पूरा नहीं होती है, लालच की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरी के ससुराल वालों ने उसे विदा क्यों नहीं किया था? गौरी के ससुराल वालों ने गौरी के भाई रमेश को यह कहकर वापस भेज दिया कि गौरी की विदाई नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने दहेज पूरा नहीं दिया है। थर्ड क्वेश्चन इज जीवनलाल के अनुसार उसने अपनी बेटी को कितना दहेज दिया था? जीवनलाल के अनुसार उसने अपनी बेटी को दहेज में जीवन भर की कमाई दे दी थी। फिर भी उनकी नज़र में, गौरी के ससुराल वालों की नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया था। जीवनलाल को लगता था कि उसने अपनी बेटी के विवाह में बहुत ज़्यादा दहेज दिया है, उसने अपने जीवन भर की सारी कमाई दे दी थी। लास्ट क्वेश्चन, बेटे वालों की दहेज से संतुष्टि क्यों नहीं होती? इस लेसन से बहू की विदा, इस चैप्टर से आपको बहुत सारे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। उसमें आपको जो भी आंसर लिखने हैं, जैसे स्त्री शिक्षा, दहेज प्रथा, उस पॉइंट को ध्यान में रखकर आप अपने आंसर को इलॉबरेट अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, बेटे वालों की दहेज से संतुष्टि क्यों नहीं होती? क्या उन्हें संतुष्ट करने का कोई और उपाय हो सकता है? बेटे वालों को दहेज से संतुष्टि नहीं होती क्योंकि दहेज लेने वाले धन के लालची होते हैं। लड़की वाले अपनी बेटी की शादी में हैसियत से ज़्यादा भी अगर खर्च कर देते हैं तो भी लोभी लड़के वाले वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं और वे हर बार नई मांग करते हैं। जितनी बार उनकी मांगें पूरी की जाती है वे और नई मांगें रखते हैं क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या उन्हें संतुष्ट करने का कोई उपाय हो सकता है? उन्हें संतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं हो सकता। लड़की वालों को अपनी बेटियों का विवाह धन के लालची, लोभी, दहेज लेने वालों के घर पे नहीं करना चाहिए। जब बेटी वाले अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे और ऐसे धनी के लालची लोगों के घर पे अपनी बेटियों का विवाह करना बंद कर देंगे, तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों की सोच में परिवर्तन आए और दहेज प्रथा हमारे समाज से उसका उन्मूलन हो जाए या वह पूरी तरह से बंद हो जाए। जैसे ऐसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रस्तुत एकांकी किस सामाजिक बुराई की ओर संकेत करता है? तो प्रस्तुत एकांकी दहेज प्रथा इस सामाजिक बुराई की ओर संकेत करता है। क्या यह बुराई समाज से दूर की जा सकती है? सेम आंसर विल बी देयर कि हाँ, यह बुराई समाज से दूर की जा सकती है जब समाज अपनी सोच में बदलाव लाएगा। सेकंड, जब समाज लड़कियों को बोझ नहीं समझेगा और उन्हें स्त्री शिक्षा की पर ज़्यादा जोर देगा। जब लड़की वाले दहेज देने वालों के घर पे अपनी बेटियों की शादी करवाना बंद कर देंगे। जब लड़के और लड़की, मतलब दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों पे दंड लगने लगेगा और हमारी सरकार इसके लिए कुछ उपाय भी निकालेगी। जब हम समाज की सोच बदल सकते हैं तब दहेज ऐसी सामाजिक बुराई को समाज से
दूर किया जा सकता है। इस तरह ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपये, उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम इंसान से ज़्यादा प्यार करते हो। वक्ता कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन। वक्ता जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी है। वह किसे रुपये देना चाहती है और क्यों? वक्ता कमला के भाई प्रमोद को रुपये देना चाहती है। क्यों? जब राजेश्वरी को ये पता चलता है कि उनके पति जीवनलाल ने बहू को मायके भेजने से मना कर दिया और उसके बदले में 5,000 रुपयों की मांग की है, तो उसे बहुत दुख होता है। वह ये भी जानती है कि प्रमोद की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वह प्रमोद से कहती है कि मैं तुम्हें रुपये दे देती हूँ, पर तुम अपनी बहन को विदा कर ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रोता को वह क्या सुझाव देती है? श्रोता कौन है? श्रोता है प्रमोद। वक्ता राजेश्वरी जी प्रमोद को यह सुझाव देती है कि जीवनलाल ने उसे जिस रुपये की मांग की है वह मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम यह रुपये जीवनलाल को दे दो और अपनी बहन को विदा कर, सावन के लिए विदा कर अपनी मायके ले जाओ। वह उसे ये भी समझाती है कि जीवनलाल को सिर्फ और सिर्फ रुपयों से मतलब है और वे किसी सगा संबंधी को नहीं मानता है, तो यह रुपया उनके मुंह पर मारकर आप अपनी बहन को विदा कर ले जाओ। कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़ों का क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर। कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़ों का मतलब है कागज़ के नोट, मतलब पैसे, रुपये। 5,000 रुपयों के नोट जिनकी मांग जीवनलाल ने की थी कमला को विदा करने के लिए, यहाँ उन पैसों की बात हो रही है। राजेश्वरी 5,000 रुपये प्रमोद को देना चाहती है और चाहती है कि यह पैसे प्रमोद जीवनलाल को देकर कमला को अपने मायके सावन के लिए विदा कर वह ले जाए। राजेश्वरी को बुरा लगता है कि जीवनलाल इंसानों की भावनाओं से ज़्यादा धन और रुपयों को महत्व देते हैं। आपको कैरेक्टर को पकड़ना है और कोशिश करनी है उसे इलैबोरेट करने की, उस आंसर को, और ट्राई टू राइट ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर स्केच एडजेक्टिव्स। लास्ट क्वेश्चन। उन पंक्तियों द्वारा वक्ता के चरित्र की कौन सी विशेषताएं ज्ञात होती है? मैं तुम्हें रुपये देती हूँ, उन्हें मुंह पर मारकर ये लो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम इंसान से ज़्यादा प्यार करते हो। इस लाइन से वक्ता मतलब राजेश्वरी जी, उनके चरित्र की कौन सी विशेषताएं ज्ञात होती है? तो आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। यहाँ वक्ता राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, वह कमला की सास है, वह एक अच्छे हृदय की महिला है। इन पंक्तियों से हमें समझ में आता है कि वह बहू और बेटी में भेदभाव नहीं करती है, वो दोनों को एक समान समझती है। यहाँ हमें यह भी समझ में आता है कि राजेश्वरी अपने पति जीवनलाल को भी बहुत अच्छे से समझती है। उसे पता है कि जीवनलाल एक धनी, ज़िद्दी, अभिमानी इंसान है जिसे इंसानों से ज़्यादा पैसा प्रिय है। जीवनलाल बहू और बेटी में भेदभाव करते हैं, यह बात भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। राजेश्वरी चाहती है कि उनकी बहू कमला किसी तरह अपने मायके सावन के लिए विदा हो पाए, इसलिए वह पर उसे ये भी पता है कि जीवनलाल पैसों के आगे परिवार रिश्तों को अहमियत नहीं देता है, और उसे राजेश्वरी ये भी जानती है कि प्रमोद की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए राजेश्वरी प्रमोद की मदद करना चाहती है और उसे रुपये देना चाहती है। इससे हमें यह पता चलता है कि राजेश्वरी मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को पैसों से ज़्यादा महत्व देती है। राजेश्वरी बहू और बेटी में भेदभाव नहीं करती है। वह एक ममता की मूर्ति है और कमला के लिए उसके मन में बहुत प्रेम है।
कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।